हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग डिकोड एग्जाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का 50 से आगे देखेंगे। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरे बोल कहीं प्रश्नों की व्याख्या करने में कोई त्रुटि हो जा रही है तो मैं चाहूँगा कि उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दें। और ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें चाहूँगा कि इसमें 140 जीएस के 50 के बाद से 140 तक सारे प्रश्नों को एक ही में संकलित कर लिया जाए। तो आप लोग चाहें तो इसे 1.5 या 1.25 जितना आप लोगों को उचित लगे स्पीड बढ़ा के दे सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हम लोग सीधे प्रश्न संख्या 51 से देखते हैं। तो 51 में प्रश्न संख्या कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों को चुनिए। प्रत्येक देशांतर रेखाएं और एक अर्धवृत्त होती है। देखिए, पहला कथन क्या है, सही है। प्रकार है प्रत्येक देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त होती हैं। तो क्या है, 51 का पहला क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच की दूरी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। तो देखिए, दूसरा कथन क्या है, गलत है। पृथ्वी के आप लोग सेब देखे ही होंगे, तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाते हुए जाते हैं। तो ध्रुवों पर इनका क्या ना कि जो इनके बीच की दूरी होती है सबसे कम हो जाती है। तो और इसमें दे रहा है कि इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। दूसरा कथन क्या है, गलत है। और उसके बाद तीसरा कथन कर रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी या स्थान को गोर कहते हैं। तो तीसरा कथन क्या है, सही है। अब देखेंगे 1 और 3 सही है। तब देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैला है। निम्नलिखित में से कौन आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैला है। 52 है। तो ये क्या दे रहा है, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी या हिंद महासागरीय पेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य अटलांटिक पेटी। और यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैला है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या था, सही था, मध्य अटलांटिक पेटी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 53 का रहा है 53, लैपली और प्यूमस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। लैपली और प्यूमस का संबंध किससे है, पवन स्थलाकृति से या भूमिगत जल स्थलाकृति से या ज्वालामुखी से या तटीय झरने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। लैपली और प्यूमस का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है ज्वालामुखी से। देखिए, लैपली जो होता है ना, ये जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निष्कर्षित जो लगभग बहुत छोटे छोटे आकार के जब दाने होते हैं, मटर या यूँ कहें कि मटर के आकार के जो ठोस लावा होती हैं, उनको लैपली कहा जाता है। और ये जो प्यूमस जो होता है, जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान कुछ झाग बने होते हैं, और ये झागों का क्या होता है ना, घनत्व तो पानी से भी कम होता है। और ये इनको जो प्यूमिस होते हैं, झाग को पानी पर रख दिया जाए तो तैरने लगते हैं, क्योंकि इनका जो वो घनत्व होता है पानी से कम होता है। या यूँ कहें कि जो झाग के समान होता है ना, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं झाग के समान, वो प्यूमिस कहलाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 54 कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी द्वारा निर्मित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी द्वारा निर्मित है, एरिट, एस्कर, टेरा रोसा या अंधी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये एरिट है जो है ना, ये हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। और ये जो अंधी घाटी है, ये एस्कर जो है, ये भी हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। तो इसलिए आप अब देखेंगे 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर डी में है 1 और 2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एरिट और एस्कर किसके द्वारा निर्मित होते हैं, हिमानी के द्वारा निर्मित होते हैं। अब देखिए, ये टेरा रोसा होता है, ये जब किसी जमीन के अंदर पानी का जब रिसाव होता है तो मिट्टी के अंदर कई तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार के मिट्टी का जो परत कहीं मोटा कहीं पतला हो जाता है। और इस प्रकार के जो
मतलब जो निर्मित क्षेत्र होते हैं उसे टेरा रोसा कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 प्रश्न क्या कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ दे रहा है सूची 1 मौलिक चट्टान और दूसरे तरफ रूपांतरित चट्टान। तो आप चूना पत्थर से क्या बनता है, मतलब इसका रूपांतरित क्या हो जाता है। तो ठीक है, चूना पत्थर से होता है ना संगमरमर बन जाता है, अर्थात ए का 4। अब ए का 4 सुमिलित कर देंगे, आप देखेंगे ए का किससे सुमिलित है, 4 से। उसके बाद क्या दे रहा है बालू का पत्थर। तो बालू का पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है, तो ये क्वार्ट्ज में हो जाता है, अर्थात बी का 2। बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया बेसाल्ट। जो बेसाल्ट है, और देखिए ये जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट का परिवर्तन किस में होता है, तो बेसाल्ट का परिवर्तन होता है सिस्ट में, अर्थात सी का 3rd। सी का किससे होता है 3rd। उसके बाद स्लेट, तो एक ही बचा है फाइलाइट, तो स्लेट का हो जाता है फाइलाइट से। ठीक, तो डी का किससे हो गया 1 से, डी का 1। अब देखते हैं ए का 4, बी का 2, सी का 3rd और डी का 1 किस ऑप्शन में है। तो ए का 4, बी का 3rd दिया था, ए का 4, बी का 2, सी का 3rd, डी का 1। ऑप्शन नंबर डी में ही है केवल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी पवन ठंडी प्रकृति की है। कौन सी पवन क्या है, ठंडी प्रकृति की है। एक तरफ दिया जोरेन, सामल, पेपेरो और टेम्पोरोन। तो पहला दिया है जोरेन। तो जोरेन जो है एक ठंडी हवा है। क्या है जोरेन, क्या है, एक ठंडी हवा है। एक मिनट, हाँ देखिए जोरेन जो है ये क्या है, एक ठंडी हवा है और ये बहता कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत से प्रवाहित होता है। कहाँ, स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत से प्रवाहित। तो आप जाने स्विट्जरलैंड में और जो ये हवा बह रही तो ज़्यादातर क्या होगा, ठंडा ही होगा। तो पहला हो जाएगा। और उसके बाद सामल। तो सामल देखिए क्या है, ये गर्म हवा है। क्या है, ये गर्म हवा है। सामल क्या है, गर्म हवा। सामल गर्म पवन है और ये मेसोपोटामिया और फारस की कहाँ बहता है, तो मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में। अब देखिए, और जो आप लोगों को एक पता होता कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। तो ऑप्शन 2 क्या कर देते हैं हम लोग, कैंसिल कर देते हैं। 2 किस में है, सी में भी है, ए में भी, इसलिए ए और सी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब देखेंगे पपेरो। तो पपेरो है ये पवन अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रवाहित होती है और ये क्या है, एक ध्रुवीय ठंडी पवन है, अर्थात 1 और 3 क्या है, ठंडी पवन है। और 1 और 3 ही देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा टेम्पोरोल के बारे में देख लेते हैं। तो टेम्पोरोल जो है ये गर्म हवा है, ये गर्म हवा है और ये बहता कहाँ है, तो ये मध्य अमेरिकी क्षेत्रों में बहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का 1 और 3rd, अर्थात 1 और जोरेन और पेपेरो ये ठंडी हवा, बाकी ये सामल और टेम्पोरोल गर्म हवा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। 57 प्रश्न क्या है, सऊदी अरब कह रहा है सऊदी अरब पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। पूछा है असत्य कथन चुनिए, मतलब असत्य कथन हमको चूज करना है। तो इसका रहा सऊदी अरब पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो देखिए पहला ही कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब जो है पश्चिम एशिया का नहीं, कहाँ का है, दक्षिण पश्चिम एशिया का है। सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है लेकिन ये है दक्षिण पश्चिम एशिया का, इसलिए पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ईरान दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। देखिए ईरान तो दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश नहीं है। ईरान जो था पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश था। दोनों एक तरह से उल्टा दे दिया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब देखेंगे दोनों ऑप्शन क्या है इसका गलत है। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये भी कथन गलत है, और ईरान दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है, दोनों कथन गलत है, दोनों विपरीत है। क्योंकि ईरान जो है पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है, सऊदी अरब दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। अब इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि पूछा कौन असत्य है, तो कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसलिए इसका सही हो जाएगा। एक मिनट सॉरी, इसको पूछा असत्य कथन ना, तो दोनों असत्य था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, मतलब दोनों असत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों को
पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित। देखिए ये पूर्ण रूप से मैपिंग का प्रश्न है, जितना ही मैपिंग में आप लोग ध्यान लगाए होंगे वो इस प्रश्न आसान हो जाएगा। तो देखिए लेकिन इसका सबसे पहले आता है ना कि, और जो कह रहा है कि अफ्रीका में पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम में सबसे पहले कौन सा देश आ जाएगा? मारिटेनिया। कौन सा आएगा? पहले मारिटेनिया अर्थात 4। उसके बाद से और थोड़ा पूरब जाएंगे तो आएगा कौन सा? माली। तो अर्थात 4 और 3। अब देखेंगे 4 और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, पहले मारिटेनिया आएगा पश्चिम से पूर्व तरफ, उसके बाद माली आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका क्या? आपका आ जाएगा नाइजर। उसके बाद क्या आ जाएगा? नाइजर। उसके बाद आता है 4 अर्थात 2। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए में ये 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि जाम्बेजी नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? जिम्बाब्वे में, अंगोला में, नामीबिया में या केन्या में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केन्या। ये जो जाम्बेजी नदी है ये केन्या से प्रवाहित नहीं होती है, बाकी जिम्बाब्वे, अंगोला और नामीबिया से प्रवाहित होती है। और जाम्बेजी नदी से एक प्रश्न बहुत पूछता है कि ये विषुवत रेखा को, जाम्बेजी नदी है विषुवत, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जाम्बेजी नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 का रहा है कि कनाडियन शील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। यह शील्ड निकेल, सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, कोबाल्ट तथा तांबा की दृष्टि से संपन्न है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पहला कथन क्या है? सही दिया है। उसके बाद दे रहा है इस शील्ड के उत्तर में मीठे पानी की 5 झीलें सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, ईरी या ओंटारियो पाई जाती है। तो ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा? असत्य है, क्योंकि ये इस शील्ड के मतलब उत्तर में नहीं बल्कि इस शील्ड के दक्षिण में सुपीरियर और मिशिगन और ये जो जितने भी झीलें दी हैं ये पाई जाते हैं। अर्थात ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में पाई जाती हैं और इसमें दिया है उत्तर में। तो पूछा कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी है, केवल 2 असत्य है। और ये जो कनाडियन शील्ड है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस संकेत का प्रयोग किया गया है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में किस संकेत का प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 60 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 61 है, तो प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा एएस। कोरोमंडल क्षेत्र के लिए एएस, मतलब कोरोमंडल के लिए एएस शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और AMW इसमें जो दिया है AMW, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें तो ये होता है AM जो W है ये गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। गोवा के AMW कहाँ? गोवा के दक्षिण में, गोवा के दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। और एक है AW, तो AW जो है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए, मतलब संपूर्ण प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है DFC, भी थोड़ा देख लेते हैं। तो DFC जो है ये एक तरह से पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए DFC का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो DFC का प्रयोग किया जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AS। कोरोमंडल पूछा, कोरोमंडल क्षेत्र के लिए तो AS है। टू प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। देश में मानसून की वापसी को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। तो देखिए पहला कथन ही क्या है? गलत है, क्योंकि मानसून का जो समय होता है सबसे पहले जून से सितंबर तक होता है। और मानसून का प्रस्फोट वो होता है जी कि जब सर्वप्रथम मानसून हवाएं केरल के तट को टकराती हैं और उसी जब केरल को तट को टकराती हैं तो उसी को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। अर्थात सबसे पहले जब मानसून आता है उसे मानसून प्रस्फोट करते हैं, न कि लौटते हुए मानसून को। तो पहला कथन ही क्या है? गलत है। नेक्स्ट करा समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ देश में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो दूसरा कथन क्या है? सही है। और पूछा कौन असत्य है, तो पहला ही कथन असत्य है, तो इसलिए केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, केवल 1।
अगला प्रश्न कर रहा है, गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1665 मीटर। तो पहला ही कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 1665 किलोमीटर नहीं है, बल्कि कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो पहला कथन क्या है? असत्य है। अब पूछा सत्य कथन को चूज करना। और इस नदी की 50% द्रोणी मध्य प्रदेश में पड़ती है। देखिए दूसरा कथन भी क्या है? गलत है, क्योंकि जो इसकी द्रोणी है लगभग 50% मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। इस द्रोणी का लगभग 50% हिस्सा कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। तो दूसरा कथन भी क्या है? गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो ना ही पहला है, ना ही पहला ना ही दूसरा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ लौ अयस्क क्षेत्र दिया है। तो उड़ीसा जो दिया है, उड़ीसा कहाँ, मतलब उड़ीसा का लौ अयस्क क्षेत्र कहाँ है, मतलब उड़ीसा में कौन सा लौ अयस्क क्षेत्र पाया जाता है? तो सही हो जाएगा इसका, उड़ीसा में पाया जाता है अमरकोट। अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा? 4 से सुमिलित होगा। उड़ीसा में क्या मिलता है, मतलब कौन सा लौ अयस्क है? ये अमरकोट है। उसके बाद से आएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा लौ अयस्क क्षेत्र है? तो इसमें आ जाएगा आपका, देखिए उड़ीसा के सुमिलित होगा अमरकोट से, और छत्तीसगढ़ का सुमिलित होगा अरी डोंगरी से, अर्थात बी का किससे सुमिलित हो जाएगा? 2 से। कर्नाटक में कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र है? तो तुमकुर। तो सी का किससे सुमिलित होगा? 1 से, और एक ही बचा है डी के गुजरात, तो गुजरात सुमिलित है खंडेश्वर से, अर्थात डी का किससे सुमिलित है? 3rd से। इसलिए ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3rd। किस ऑप्शन में देखते हैं? ए का 4 बी का 2, ये याद रहेगा। देखिए ए का 4 बी का 2 और सी का 1 था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 65, फूलबांस खनिज क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फूलबांस जो है खनिज क्षेत्र किस राज्य में है? तो क्या दिया? महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। फूलबांस जो क्षेत्र है ये उड़ीसा में है, और ये क्या है ना कि ये एक तरह से मैग्नीज का प्रमुख क्षेत्र है। किसका है? तो ये मैग्नीज का प्रमुख क्षेत्र है। फूलबांस किसका क्षेत्र है? मैग्नीज के लिए, और ये पाया जाता है कहाँ? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 66 कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। इसका निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के पश्चात हुआ है। तो देखिए पहला कथन क्या है? सही है कि इसका निर्माण जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं और इनका निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के पश्चात हुआ है, और ये परतदार चट्टानें नहीं। तो दूसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि दिया है कि ये परतदार चट्टानें नहीं हैं, बल्कि ये क्या है? ये परतदार चट्टानें होती हैं। इसलिए केवल एक सही है, और ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? केवल एक सही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 कि ब्रह्मपुत्र के निम्नलिखित सहायक नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तरफ दिया मानस, संकोच, तीस्ता। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो मानस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई देखते हैं। तो इसकी ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई होती है कितना? तो 2900 किलोमीटर। कितना होता है? 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में जो इसकी लंबाई है इसकी 916 किलोमीटर। भारत में किसकी लंबाई इतना? 916 किलोमीटर। तो पहले और इस पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदियों, मतलब ये जो नदी दिया है मानस, संकोच, तीस्ता, इनका अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में इनको मतलब व्यवस्थित करना है। तो जो मानस नदी है इसकी कुल लंबाई आपकी 376 किलोमीटर। कितनी है? 376 किमी। उसके बाद संकोच नदी है, तो संकोच नदी कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है कुल 320 किलोमीटर। ठीक, और ये संकोच नदी जो है ये असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। असम और पश्चिम बंगाल के मध्य ये सीमा बनाती है। उसके बाद आती है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी की कुल लंबाई है कितनी? 315 किलोमीटर। 315 किलोमीटर। तो देखिए पहला, देखिए ऑप्शन पहला क्या सबसे बड़ा? 376 मानस है, फिर संकोच 310 है, 320 है। मानस कितना है? 320 है, और ये तीस्ता नदी है 315। इसलिए 1 2 3
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 2 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अब अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। तो पहला ये कथन कारण वाले प्रश्न है, तो पहला कथन जो है ये क्या है, सही है। कथन क्या है, सही है, क्योंकि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से वार्षिक उससे अधिक वर्षा होती है। तो पहला कथन सही है। और ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। देखिए कारण क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो वन होते हैं पश्चिमी घाट में तो पाए जाते हैं, लेकिन पूर्वी ढाल में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी ढाल में पाए जाते हैं। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कारण ही गलत हो गया, तो अब ये तो देखना जरूरी नहीं कि ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए पहला देखते हैं कि ये सत्य है और आर असत्य है, किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया ए सही है, परंतु आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 है कि बाल पहाड़ी और बरमो बांध निम्नलिखित में से किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। 69 कह रहा है कि बाल पहाड़ी और बरमो बांध किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, या चंबल परियोजना, या दामोदर घाटी परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी परियोजना। बाल पहाड़ी और बरमो बांध जो परियोजना है ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। और ये जो दामोदर घाटी जो परियोजना है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर इसे विकसित किया गया था। और ये संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी, और इसी के अंतर्गत 1948 में कब, 1948 में दामोदर घाटी निगम की दामोदर घाटी निगम की भी स्थापना की गई थी। कुल मिलाजुला इसका जो बाल पहाड़ी और बरमो बांध है ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। एक तरफ ताप विद्युत संयंत्र दिया है, दूसरे तरफ राज्य दिया है। ठीक, तो पहला क्या दिया है कि सूरतगढ़ गुजरात, देखिए और गदरवारा मध्य प्रदेश, पारस महाराष्ट्र, कन्या और उड़ीसा। तो पूछा इस पर कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए जो पहला जो है ये सूरतगढ़ नाम से अब बहुत से लोग भ्रमित हो जाएंगे। सूरतगढ़ है तो सूरत में ही होगा, और ये कहाँ होगा, गुजरात में होगा, क्योंकि सूरत गुजरात में है तो सूरतगढ़ गुजरात में ही होगा। लेकिन ये पहला ही ऑप्शन, ये ऐसे प्रश्न भ्रमित करने के लिए दिए रहते हैं, तो पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है। और पूछा है कौन सुमिलित नहीं है, कौन संगत नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सूरतगढ़ जो है ये गुजरात में नहीं है, बल्कि है कहाँ, तो ये है आपका राजस्थान में। सूरतगढ़ कहाँ है, राजस्थान में है। और गदरवारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पारस महाराष्ट्र, कन्या उड़ीसा। बाकी ये तीन नीचे सुमिलित हैं, बी सी डी, और ये सुमिलित नहीं है क्योंकि सूरतगढ़ गुजरात में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन से वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। 4 पहिए वाली गाड़ी, गीली मिट्टी के दिए के साथ, तांबे का कुत्ता, हाथी का कपाल। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है, अर्थात 2 और 4। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गीली मिट्टी के जो दिए के साक्ष्य मिले हैं और हाथी का पाल ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा देख लें तो मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, तो इसको मृतकों का टीला कहते हैं। क्या एक प्रश्न यहाँ भी पूछ चुका है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको मृतकों का टीला कहते हैं। और ये जो था, और इसकी खोज सबसे पहले राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। और देखिए, और दूसरा क्या था ना, ये 4 पहिए वाली गाड़ी, तो इसको हम लोग देख लेते कहाँ से मिला था ये। तो देखिए ये 4 पहिए वाली जो गाड़ी था ना, ये मिला था आपको चंदोड़ों से। सभी लोग पढ़े होंगे प्राचीन इतिहास में कि एक जो हड़प्पा स्थल है चंदोड़ो, तो वहाँ से ये प्राप्त हुआ था। चंदोड़ो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, ठीक से लिखा नहीं जा रहा है। और ये देखिए जो तांबे का जो कुत्ता था ये प्राप्त हुआ था आपका लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 नहीं होगा, गीली मिट्टी के दिए साच और हाथी कपाल कहाँ से, बस बी जो ऑप्शन नंबर है 2 और 4 लोथल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में ही है कि ये दे रहा है कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत तंत्र मत आदि में विश्वास करते थे। तो पहला ही कथन क्या हो जाएगा? सही है। पहला कथन क्या है? सही है। सैन्यवासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। तो देखिए दूसरा कथन क्या है? गलत है। पूछा है सत्य कथन निकालना है, तब दूसरा कथन असत्य है। सैन्यवासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये क्या है? गलत है, क्योंकि सैन्यवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वो ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि जब भी इनको दफनाए जाते थे, दफनाए जाने के साथ में कुछ इनके जो जीते हुए जो सामान यूज करते थे वो वस्तुएं इनके मतलब दफनाए जाने के स्थान पे ही दफन कर दिए जाते थे। अतः इसे निष्कर्ष निकाला गया कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो हालांकि इसका जो पूछा है सत्य कथन, तो पहला कथन सत्य है, इसलिए केवल ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से पृथ्वी का देवता कौन था? निम्नलिखित ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का देवता था? पूषण, उषा, प्रजापति या सरस्वती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सरस्वती थी पृथ्वी की देवता थी। आप सभी लोगों को पता होगा कि ऋग्वेदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और एक पृथ्वी के देवता। कौन? आकाश, खैर चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, एक आकाश के देवता, एक अंतरिक्ष के देवता, एक पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवता में कौन कौन आते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंतर्गत सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु। पूषण जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आकाश के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। और ये जो उषा हैं ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? तो ये भी आकाश के अंतर्गत आ जाएंगे, ये भी उषा आकाश के अंतर्गत देवता हैं। और ये जो हैं प्रजापति, तो प्रजापति जो हैं ये अंतरिक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके? तो ये अंतरिक्ष के अंतर्गत देवता हैं। हालांकि पूछा इसमें क्या कि कौन पृथ्वी का देवता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 64 का राग निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के समय अवंतीपुत्र नामक शासक किस महाजनपद का था? मल्ल का, पंचाल का, वत्स का, सूरसेन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरसेन। निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध के समय अवंतीपुत्र नामक शासक किस महाजनपद से था? तो ये कहाँ से था? तो ये सूरसेन से था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 है, निम्नलिखित में किस निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक देव के रूप में वर्णित किया गया है? निम्नलिखित में किस निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक देव के रूप में वर्णित किया गया है? दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय या मध्यम निकाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम निकाय। मध्यम निकाय इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। और थोड़ा सा देखिए दीर्घ निकाय के बारे में, तो दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय या यूँ कहें कि अंतिम उपदेश, मृत्यु तथा उनके क्रिया दाह संस्कार के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद एक संयुक्त निकाय, तो इसमें खैर छोड़िए इसको, जो इसका पूछा है कि महात्मा बुद्ध को साधारण मनुष्य कहीं अलौकिक देव के रूप में वर्णित किया जाता था, तो ये मध्यम निकाय में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 76 है, नीरून और सेहबन अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक से है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गोरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। नीरून और सेहबन अभियान का संबंध किससे है? तो मोहम्मद बिन कासिम से है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा देख लें, तो ये भारत में इस अरबों द्वारा भारत में सबसे पहले जो सफल आक्रमण किया गया था, इसी के अंतर्गत किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही 712 ईस्वी में। कब? तो 712 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट वंश के निम्नलिखित किस शासक ने वीर नारायण की उपाधि धारण की? दंती दुर्ग, कृष्ण तृतीय, अमोघ वर्ष या अमोघ वर्ष प्रथम या कृष्ण द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वीर नारायण की उपाधि धारण की? तो अमोघ वर्ष प्रथम इसका क्या है? सही है। और राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किसने? दंती दुर्ग ने ही किया था। वीर नारायण की उपाधि किसने? अमोघ प्रथम।
अमोघ वर्ष प्रथम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 78 कि निम्नलिखित अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों के पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद के क्रम में, ये देखिए 2022 या 23 का ही प्रश्न है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। गुजरात का आक्रमण, मालवा का विजय, मारवाड़ विजय या रणथंभौर आक्रमण। तो देखिए गुजरात पहला था क्या, गुजरात आक्रमण। गुजरात जो आक्रमण हुआ था 1299 से 98 से लेके 1299 तक था। फिर मालवा विजय कब था, तो मालवा विजय हुआ था आपका 1305 ईस्वी में। कब, 1305 ईस्वी में। और ये रणथंभौर विजय था, नहीं उसके बाद क्या था, मारवाड़ विजय। तो मारवाड़ विजय हुआ था 1308 ईस्वी में। कब, 1308 ईस्वी। और रणथंभौर विजय का था तो 1301 में। देखिए तो पहले सबसे क्या रहा कि गुजरात पर आक्रमण, तो 1298 से लेके 1299, तो पहले क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है कि मालवा विजय 1300, हाँ मालवा विजय उसके बाद था 1305, सॉरी रणथंभौर विजय। रणथंभौर कब है, 1301 में, अर्थात 1 और 4। रणथंभौर 1301 ईस्वी में है। उसके बाद क्या है, मालवा विजय, अर्थात 1 4। मालवा विजय किस में है, 2 में, अर्थात 1 4 2। और मारवाड़ विजय कब है, 1308 ईस्वी में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3। इसलिए आप देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 4 2 3 जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर में से किस राजवंश की स्थापना सबसे अंत में हुई थी। निजाम शाही वंश, बरीद शाही वंश, इमाद शाही वंश या कुतुब शाही वंश। देखिए जो ये जितने भी राज्य हैं ये विजयनगर साम्राज्य से ही स्वतंत्र हुए थे। ठीक, तो नहीं विजयनगर नहीं, ये कहाँ, एक मिनट, हाँ बहमनी साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से ये अलग हुए थे सभी, मतलब ये सभी राजवंश निकले थे बहमनी राजवंश से ही। और बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1347 में हुई थी, 1347 में। हसन और गंगू नामक, मतलब हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। तो पहले देखते हैं इसमें जो पूछा है कि पहले क्या है, बड़ी मतलब पूछा है निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना सबसे अंत में हुई थी। तो ये क्या है, निजाम शाही वंश। सबसे पहले दिया क्या, निजाम शाही वंश। इसकी स्थापना हुई थी आपका 1490 ईस्वी में। कब हुआ था, 1490 ईस्वी में। उसके बाद से बरीद शाही वंश, तो बरीद शाही जो वंश आया था ये 1526 में आया था। कब, तो ये आया था 1526 में। और इसकी स्थापना जो किया था अमीर अली बरीद ने किया था। नेक्स्ट है इमाद शाही वंश, तो इमाद शाही कब आया था, 1490 में। और ये बहमनी साम्राज्य से वर्ष 1484 में स्वतंत्रता हुआ। और इसके जो संस्थापक था फतह उल्लाद इमाद था। फिर उसके बाद है कुतुब शाही वंश, तो कुतुब शाही है 1518। कब है, 1518 ईस्वी में। पूछा है सबसे बाद में कौन है, तो देखिए सबसे बाद में कौन, 1526 वाला है बरीद शाही वंश। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बरीद शाही 1526 ईस्वी में। कब है, तो 1526 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं 80 प्रश्न क्या कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुनिए। तो प्रश्न संख्या क्या है 80 कि ये कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो सत्य कथन चुनना है। तो पहला कथन क्या है, सही है, विजयनगर साम्राज्य में पर्दा प्रथा का प्रचलन क्या था, नहीं था। अगला दे रहा है कि सती प्रथा सभी वर्गों में प्रचलित था, तो दूसरा कथन ही क्या है, गलत है, क्योंकि सती प्रथा जो था सभी वर्गों में प्रचलित नहीं था। ये प्रथा नायकों तथा राज परिवारों में ही सीमित थी। वहाँ के जो ब्राह्मण थे, चेट्टी मतलब कुछ वहाँ के चेट्टीय जनजाति थे, उनमें ये प्रचलित नहीं थी। तो दूसरा कथन ही क्या है, गलत है। अगला दे रहा है युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को गणपेंद्र नामक आभूषण पहरों में पहनाया जाता था। तो तीसरा भी कथन क्या है, ये सही है। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों को गणपेंद्र नामक आभूषण पैरों में पहनाया जाता था, जो ये कड़े की भांति होती थी। तो तीसरा कथन भी क्या है, सही है। अब देखिए 1 और 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 देखकर क्या कह रहा है
कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, देखिए पहले तो कर्नाटक युद्ध मतलब तृतीय कर्नाटक युद्ध हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण फ्रांस की सरकार तथा काउंट डी लाली को भारत की संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र में सैनिक व असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। तो ये जो पहला कथन है, पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसके पहला कथन क्या है, सही है। पूछा है सत्य कथन पूछना है, बताना है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत की संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक व असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। तो पहला सही है। और इसके अंतर्गत 1761 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जो वांडीवास का युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में नहीं हुआ, बल्कि 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1760 ईस्वी में, 22 जनवरी 1760। वांडीवास का युद्ध हुआ था कब, 22 जनवरी 1760 में। दूसरा कथन क्या है, गलत है। पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ही सत्य था। तो केवल एक ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न का 82 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान इलाहाबाद की द्वितीय संधि में शामिल नहीं था। कौन सा प्रावधान इलाहाबाद की द्वितीय संधि में शामिल नहीं था, 82 है। तो पहला दे रहे इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर। देखिए इलाहाबाद की संधि हुई कब थी, तो ये बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था, 1764 के बाद से। 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में हुआ था। तो और ये जो युद्ध हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद से सुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय। सुजाउद्दौला जो थे अवध के नवाब थे, मीर कासिम तथा शाह आलम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में ये मतलब ये जो इन तीनों के जो नेतृत्व से सम्मिलित जो सेना थी अंग्रेजों से हार गई थी, इसलिए ये जो समझौता होता इन्हीं तीनों के मध्य हुआ था। तो इसमें जो कह रहा है कि इलाहाबाद और कड़ा को कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस दे दिया गया। तो पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का जो शेष क्षेत्र था नवाब को वापस कर दिया गया। और इलाहाबाद और कड़ा किसको दे दिया गया, मुगल बादशाह को दे दिया गया। दूसरा कह रहा है कि कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेज सेना अवध में रखी गई। दूसरा भी कथन क्या है, सही है। नवाब द्वारा कंपनी को 20 लाख रुपए दिए जाने के बाद स्वीकार करी गई। दूसरा कथन क्या है, गलत। देखिए ऐसे प्रश्नों में ना छोटा सा एकदम मिस्टेक देता है और अब ध्यान नहीं आता तो वो प्रश्न गलत हो जाता है। कह रहे हैं नवाब द्वारा कंपनी को 20 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। तो नवाब द्वारा पैसा दिए जाने की स्वीकार की गई, लेकिन 20 लाख नहीं बल्कि कितना, तो 50 लाख, और ये भी 9 किस्तों में दिए जाने की समझौता किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पूछा कौन शामिल नहीं था। अगला है कि एक डी भी देख लेते हैं, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट में प्रदान की गई थी। दूसरा 8वां का डी भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा कौन शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं था, क्योंकि यहाँ 20 लाख नहीं बल्कि 50 लाख था। अब अगला प्रश्न 83 देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संधि सबसे पहले हस्ताक्षरित हुई। कौन सी संधि सबसे पहले हस्ताक्षरित हुई, तो बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि, पुरंदर की संधि या बसीन की संधि। तो सबसे देखते हैं पहले कौन सी संधि किस वर्ष हुई थी। तो ये पहले पुरंदर की संधि देखते हैं। पुरंदर की जो संधि थी ये 1776 में हुई थी। कब, तो 1776 में हुई थी। और यह पुरंदर की जो संधि हुई थी कलकत्ता के अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई थी। एक देते हैं बसीन की संधि। तो बसीन की जो संधि हुई थी 1802 में हुई थी। कब हुआ था, 1802 में। पूछा कौन सी संधि सबसे पहले हुई थी। उसके बाद से क्या है कि सालबाई की संधि। एक देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सालबाई की संधि। तो सालबाई की जो संधि है ये कब हुआ था, 1782। कब हुआ था, 1782 में। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ा तथा उसमें 2.5 लाख वार्षिक पेंशन को दिया। और एक है बड़गांव की संधि। तो बड़गांव की जो संधि थी ये 1779। कब हुआ था, तो 1779 में हुई थी।
1779 में पूछा। देखिए सबसे पहले कब हस्ताक्षरित हुई थी, तो ये पुरंदर की जो संधि है 1776 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी बसिन की संधि 1802, सालभाई की संधि 1782 और बड़गांव की संधि 1779 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, देशी रियासतों के ब्रिटिश नीति का वर्णन करने वाली पुस्तक द नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। 84 है प्रश्न संख्या। तो देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति का वर्णन करने वाली पुस्तक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किसने लिखी थी। कार्ल एन बेंथम, प्रियांश मुखर्जी, शोभा भटनागर, विलियम ली वार्नर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम ली वार्नर। इस पुस्तक को किसने लिखा था, तो विलियम ली वार्नर ने इसको लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न 85 है कि निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल को वायसरॉय को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या दे रहा पहले, तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो पहले देखिए लॉर्ड हार्डिंग कब आए थे, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो थे ये आए थे आपका 1844 से लेके, ये थे आपका 1844 से 1848 तक, ठीक। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग थे, ये 1856 से कब थे, 1857, 1856 से 1857। और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, जो नॉर्थ ब्रुक थे 1872 से 1876, 1872 से 1876। देखिए पूछा है कि निम्नलिखित वायसराय को पहले से बाद के क्रम में, तो सबसे पहले 1844 से 49 कौन थे, तो ये हैं लॉर्ड हार्डिंग, अर्थात पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, अर्थात 1 और 2 आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो 1872 से लेकर 76 तक थे, 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया 1 2 3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरत नमक आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। सूरत नमक आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1910 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में, या 1876 ईस्वी में, या 1894 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1844 ईस्वी में। सूरत नमक आंदोलन एक नमक कर के खिलाफ हुआ था, और ये आंदोलन कब हुआ था, तो 1844 ईस्वी में हुआ था। 1844 में सूरत नमक आंदोलन। अगला प्रश्न है ट्रिपल केन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना, ट्रिपल केन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। पी आनंद चार्लू, बदरुद्दीन तैयबजी, श्रीनिवास शास्त्री या पुपुल जयकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी आनंद चार्लू। ट्रिपली केन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना पी आनंद चार्लू ने किया था। अगला प्रश्न 88 कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, कम्युनल अवार्ड, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन, और एक क्या दिया, हाँ 3 ही दिया है बस, तो हम लोग 3 को इसको देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था ये हुआ था आपका 1930 से लेके 1931 तक। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन था जो 1930 से लेके 1931 तक था। हालांकि मैं डेट बता दे रहा हूँ, ये नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक था, नवंबर 1931 से लेके जनवरी 1931 तक। उसके बाद क्या था, कम्युनल अवार्ड। तो ये जो कम्युनल है ये कब आया था, तो ये 1932 में आया था। कम्युनल अवार्ड कब आया था, ये 16 अगस्त 1932 को आया था, और इसकी घोषणा जो थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। और इसके अंतर्गत मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, दलित वर्ग और यहाँ तक कि मराठों के लिए भी निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था इसमें की गई थी। तीसरा हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1920 में। पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले कौन आया, 3, 1920 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस गठन, तो पहला हो जाएगा 3। उसके बाद क्या है
कि उसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 से 31, तो अर्थात 3-1, और कम्युनल अवार्ड 1932 3-1-2। अब देखते हैं 3-1-2 कि इस ऑप्शन में 3-1-2 है, तो ऑप्शन नंबर डी में 3-1-2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय नहीं घटित हुई थी? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, रॉलेट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, या मोपला विद्रोह? मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 80। देखिए लॉर्ड जो चैम्सफोर्ड थे ना 1916 से लेकर 1921 तक भारत के वायसराय रहे हैं, ठीक। और इनके समय की जो घटना थी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। दूसरा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी इन्हीं के समय में आया था। तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1919 इन्हीं के मतलब अधीन आया था। रॉलेट एक्ट भी इन्हीं के अधीन आया था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उन्हीं के अधीन आया था जो 1919 में था। और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन भी इन्हीं के समय में आया था। देखिए ये जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे 1916 से लेकर 1921 तक तो थे ही, लेकिन ये इनके जाने के बाद से तुरंत ही लॉर्ड रीडिंग आ गए, जिनका माना जाता है 1922 से 1916 तक वायसराय थे। और जो पहला ये जो मोपला विद्रोह हुआ था, सॉरी हाँ मोपला विद्रोह हुआ था, ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था, न कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय मोपला विद्रोह नहीं घटित हुई थी, ये घटित हुई थी लॉर्ड रीडिंग के समय। अगला प्रश्न देखते हैं 90 का चार्टर अधिनियम 1853। क्या चार्टर अधिनियम 1853 के निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन किया गया था? तो निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 18 से 44 कर दी गई थी। कह रहा क्या परिवर्तन किया गया था? तो निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 18 से 14 कर दी गई थी, तो ये तो परिवर्तन नहीं किया गया था। अगला दे रहा निदेशक मंडलों के सदस्यों की संख्या 12 से 18 कर दी गई थी, तो ये भी क्या है, गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। चार्टर अधिनियम 1853 के निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन किया गया था? तो निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न 91 का, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। वायराइड में प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, ये शायद जीवाणुओं के बारे में है। वायराइड में प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। प्रियान में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। कह रहा है कि सत्य कथन को चुनिए। तो देखिए इसमें जो पहला कथन है, कहा कि सत्य कथन को चुनिए, तो पहला कथन क्या है, पहला कथन सत्य है, वायराइड में प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। तो वायराइड के बारे में देख लें, तो वायराइड को डीएनर और रेमर ने सन 1967 का, तो 1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक कारकों को खोजा और इनको वायराइड का नाम दिया। और वायराइड जो है मात्र छोटे आरएनए के खंड होते हैं तथा इन पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। इसमें दिया कि प्रियान में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए दूसरा कथन दे रहा है कि प्रियान में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो प्रियान में न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। और प्रियान के बारे में थोड़ा देख लें, तो ऐसे रोग संक्रामक कारक जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, प्रियान कहलाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, केवल एक कथन एक सही है। अब देखते हैं किस कथन में, मतलब किस ऑप्शन में केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है केवल एक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92, निम्नलिखित में कौन से राइबोसोम के प्रकार होते हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन से राइबोसोम के प्रकार होते हैं? 20S, 70S, 80S या 90 मतलब 90S यस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये कितना प्रश्न है, 92। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो 70S और 80S
ये राइबोसोम के प्रकार हैं 70S और 80S। बाकी अब 20S या 90S ये राइबोसोम के प्रकार नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 2 और 3। और राइबोसोम को खोज सबसे पहले पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में किया था और ये डमरू के आकार, गोलाकार आकार का होता है। आकार एवं अवसादन के गुणांक के आधार पर राइबोसोम को दो प्रकार, मतलब इसके दो ही प्रकार होते हैं बस, एक 70S और एक है 80S। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित रासायनिक संगठन को उनकी मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तरफ डीएनए, आरएनए, विटामिन ई और विटामिन के, तो मतलब कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन कम पाया जाता है, उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए जो आरएनए है ना, ये क्लोरोप्लास्ट में लगभग पाया जाता है 2 से, ये पाया जाता है 2 से 3% तक। कितना पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 2 से 3%। उसके बाद आता है क्या, डीएनए। तो डीएनए कितना होता है, तो 0.5% होता है। उसके बाद क्या है, विटामिन ई, सॉरी हाँ, विटामिन ई जो है ये होता है 0.089%। कितना होता है, 0.089%। और उसके बाद विटामिन के जो है ये मिलता है लगभग 0.00004%। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है, आरएनए, अर्थात सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखें किस ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, 2 है। तो ए में नहीं है, सी में नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा बी और डी। 2 में है, अब 2 बी में है और डी में है। अब 2 में सबसे, लेकिन दोनों में 2 2 है। तो अब देखेंगे कि इसके बाद से कौन सा सबसे ज़्यादा है। तो इसके बाद से आरएनए के बाद से सबसे ज़्यादा क्या है, डीएनए है। आरएनए के बाद से सबसे ज़्यादा डीएनए, जो कि 0.5% है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है विटामिन ई जो कि 0.089% है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और लास्ट में सबसे ज़्यादा विटामिन के जो 0.004% है। तो इसलिए 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 94 प्रश्न कर रहा है कि पॉलीसेकेराइड अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। तो देखिए कथन क्या है, सही है। मंड एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। तो देखिए दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तो इसमें कथन और कारण क्या है, दोनों सही हैं। ठीक, लेकिन जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कह रहे हैं पॉलीसेकेराइड अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते, सही है। मंड एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 95 कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का प्रकार नहीं होता है, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, त्वचीय उत्तक या पेशीय उत्तक। तो सही आंसर हो जाएगा 95 का त्वचीय उत्तक। जो त्वचीय उत्तक होता है ये उत्तक का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही है। बाकी ये उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक और पेशीय उत्तक जो है ये उत्तक का ही तरह से प्रकार है। अब अगला प्रश्न देखते हैं सिस्टोलॉजी, क्या देना है, सिस्टोलॉजी सीटोलॉजी। सीटोलॉजी निम्नलिखित में से किस अध्ययन का विषय है। सीटोलॉजी किसका अध्ययन है भाई, आहार विज्ञान का, औषधि विज्ञान, मात्रा विज्ञान, केश विज्ञान या पादप विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार विज्ञान। ये जो सीटोलॉजी है किसका अध्ययन है, तो ये आहार विज्ञान का अध्ययन है सीटोलॉजी। और ये औषधि मात्रा विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है पोसोलॉजी के अंतर्गत। ये आता है पोसोलॉजी का। और उसके बाद एक तरह से केश विज्ञान का अध्ययन भी किया जाता है। तो केश विज्ञान का अध्ययन जो होता है ये होता है ट्रिकोलॉजी। किसका, तो ट्रिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो केश विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और पादप विज्ञान विकास किसके अंतर्गत आता है, तो फाइटोजेसी। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका फाइटोजेसी। किसके अंतर्गत, तो फाइटोजेसी के अंतर्गत आता है ये पादप विकास विज्ञान। हालांकि पूछा है कि सीटोलॉजी के बारे में पूछा है, तो सीटोलॉजी जो है आहार विज्ञान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 97 का रहा है कि हिपेटिक कोशिका निम्नलिखित में किस अंग की कोशिका है। हिपेटिक कोशिका निम्नलिखित में किस अंग की कोशिका होती है। तो यकृत का, अग्नाशय का, वृक्क का या फेफड़ा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ये हिपेटिक कोशिका जो होती है ये आपका पाया जाता है आपका यकृत में। कहाँ पाया जाता है ये, तो यकृत में पाया जाता है हिपेटिक कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोआ लोआ कह रहा है कि लोआ लोआ निम्नलिखित में से किस रोग के लिए उत्तरदायी कारक है। पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू ज्वर या फाइलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया, सॉरी फाइलेरिया। ये जो लोआ लोआ वो है ये फाइलेरिया के लिए, फाइलेरिया बीमारी के लिए ये उत्तरदायी होता है। देखिए जो फाइलेरिया फैलाने वाले जो कृमि होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें फाइलेरिया, ब्रेंकाफाइट और लोआ लोआ आते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो फाइलेरिया आ जाएगा। और फाइलेरिया रोग है ना, ये कृमियों के द्वारा होने वाला एक रोग है, सूत्र कृमियों के द्वारा होने वाला रोग है। और ये कृमियों का वाहक जो होता है ना मच्छर होता है, और इसमें भी जिसे मादा क्यूलेस फैटेंगिस कहते हैं। और ये मच्छर जो है मनुष्य को काटते हैं तो ये कृमि इनके भ्रूण के माध्यम से मच्छर के शरीर में रहते हैं, और ये जब काटते हैं तो हमारे शरीर में आ जाते हैं और रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करके ये भ्रमण करते रहते हैं। इसकी वजह से फाइलेरिया होती है। एक प्रश्न कई बार पूछा है, मतलब एक दो बार पूछा है कि हेट्रोजन की टेबलेट जो होती है किसके लिए दिया जाता है। तो हेट्रोजन की जो टेबलेट होती है ये फाइलेरिया में ही लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप बीजों में सुप्तावस्था को प्रोत्साहित करता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन या एब्सिसिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी जो है एब्सिसिक अम्ल जो है ये हार्मोन पादप बीजों में सुप्तावस्था को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, एब्सिसिक अम्ल बीजों में सुप्तावस्था को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न 100 नंबर देख रहे हैं, 100 संख्या कि निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। प्रश्न संख्या 100 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। देखिए एक दो मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो जो मूल मात्रक होते हैं ये मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और ये 8 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, जिसके में जैसे कि लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, सेकेंड का मात्रक। और पूछा है कौन व्युत्पन्न मात्रक है, एक मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड या चाल। तो इसमें देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकेंड। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं इसमें, और इसी में इनको निगमित किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है मीटर लंबाई और सेकेंड, मतलब इसके अंतर्गत जो मूल मात्रक नहीं होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी जो है मीटर प्रति सेकेंड, जो मूल मात्रकों से बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 कह रहा है कि निम्नलिखित मात्रकों को उनके बढ़ते मान के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पेटा, टेरा, गीगा या एक्सा। पेटा, टेरा, गीगा या एक्सा। तो देखिए ये एक दो बार और भी प्रश्न पूछ चुका है, 101 प्रश्न है कि, तो देखिए सबसे पहले आता है पहले पेटा क्या होता है। तो पेटा होता है आपका 10⁻15। ठीक, पेटा क्या होता है 10⁻15। ये पूछा है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद टेरा देख लेते हैं। तो टेरा जो होता है ना, टेरा होता है कितना होता है 10⁻12 होता है। ठीक, और गीगा जो होता है ये गीगा होता है सबसे कम होता है, जो 10 पर घात के, या कहें कि एक ही होता है ये 10 पे घात। इस प्रश्न को हम लोग शुरू से फिर देख लेते हैं कि पहले क्या है पेटा, जो पेटा पे होता है 10⁻15। टेरा पे होता है 10⁻12। गीगा 10⁻9 होता है, और एक्सा जो होता है ये होता है 10⁻18। दिया क्या, उनके बढ़ते मान के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए 4 सबसे लास्ट में आएगा। तो देख ऑप्शन नंबर सी में ही केवल है 4 सबसे लास्ट में। सबसे पहले
क्या है कम, सबसे कम क्या है गीगा, जो 10 पे घात 9 है, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, नहीं ठीक है। पहले आएगा गीगा, उसके बाद टेरा जो 10 पे घात 12 है, तो 3 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, पेटा आ जाएगा 3 2 1, और उसके बाद एक्सा जो 10 पे घात 18 होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। पेटा पे 10 पे घात 12 होता है, टेरा पे, एक्सा पे होता है 10 पे घात 8, गीगा पे होता है 10 पे घात 9। देखिए यहीं पे होता है डेका, एक डेका जो शुरू में होता है 10 पे घात क्या होता है 1 होता है। उसके बाद आता है हेक्टो जो होता है 10 पे घात क्या होता है 2 होता है। किलो आप लोग सभी लोग जान ही रहे होंगे, जो किलो होता है 10 पे घात क्या होता है 2 होता है, 3 होता है। उसमें मेगा जो होता है 10 पे घात क्या होता है 6 होता है। पेटा जो एक पेटा तो दिया ही था, बाकी सब दिया ही था, ठीक है कोई नहीं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 102 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से अधिक होता है। सत्य कथन को चुनना है। देखिए पहला कथन क्या है, असत्य है। जो गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से अधिक होता है, ये क्या है, गलत है। उसके बाद कह रहा है गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर 20 का जो है गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है, तो बी क्या है, सही है। ये जो गतिक घर्षण बल का जो मान होता है सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च अभिक्रियाशील धातु है, कैल्शियम, तांबा, प्लेटिनम या चांदी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च अभिक्रियाशील धातु है, कैल्शियम, तांबा, प्लेटिनम या चांदी। तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा उच्च अभिक्रियाशील धातु जो है ये है कैल्शियम। कौन सा है ये सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रोज मेटल क्या दे रहा है कि रोज मेटल निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नहीं होता है। रोज मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नहीं होता है, बिस्मथ, तांबा, लेड और टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। जो रोज मेटल होता है लेड और टिन का, रोज मेटल जो होता है ये बनता है किससे, बिस्मथ से बनता है, लेड से बनता है और टिन से बनता है। इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें तांबा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। पूछा कौन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। चांदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चयन करना है। इसकी परमाणु क्रमांक कितना है, 45 है। क्या दे रहा है कि इसकी परमाणु क्रमांक कितना है, 45। तो देखिए कहा है कि असत्य कथन को चुनिए। तो पहला ही कथन क्या है, असत्य है, गलत है, क्योंकि इसकी जो परमाणु क्रमांक होती है 45 नहीं बल्कि कितना होता है 47, अर्थात 47 होता है, सॉरी हाँ, ये इसका कितना होता है 47 होता है परमाणु क्रमांक। तो पहला ही क्या है, असत्य है। इसकी यौगिक हार्न सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। इसके यौगिक हार्न सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है, तो ये भी कथन क्या है, गलत है। दोनों कथन क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न 106 देखते हैं कि निम्नलिखित वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ग्रामीण लिंगानुपात सत्य कथन को चुनना है हमको, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 106 का रहा है कि ग्रामीण लिंगानुपात कितनी थी, तो 929। तो 900 कितना दिया है, 29। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो ग्रामीण लिंगानुपात था 929 नहीं था, बल्कि कितना था, तो 949 था। कितना था, 949। उसके बाद क्या दे रहा है, शहरी लिंगानुपात 949 दे रहा है। तो जो शहरी लिंगानुपात था 949 ने, ये कितना था, 900, ये 929 था, ठीक। और उसके बाद दे रहा है कि तीसरा दे रहा है दक्षिण भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। दक्षिण भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तीसरा कथन क्या है, सही है। अब देखते हैं केवल 3 किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है केवल 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पुनः जनसंख्या से संबंधित है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि सबसे अधिक रही? महाराष्ट्र में, गोवा में, हरियाणा में या केरल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि सबसे अधिक रही? तो ये था केरल में। और 2011 की जनगणना के साथ देश में ग्रामीण जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि थी 12.39% थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। देखिए, जनसंख्या और नगरीकरण से कम 3-4 क्वेश्चन तो आर में रहेंगे ही रहेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न 108 का रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में जनघनत्व में समान अंकों की वृद्धि हुई है? उत्तराखंड और गोवा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, बिहार और तमिलनाडु। देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार जो जनघनत्व था पूरे भारत का देखा जाए तो कितना था? 382 था। कितना था? 382। और जो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो था ना, ये कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा आप लोग जान ही रहे होंगे, बिहार था, 1100 कुछ था इस बिहार में। ठीक, हालांकि पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किन दो राज्यों में जनघनत्व में समान अंकों की वृद्धि हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्योंकि इन राज्यों में 30 कितने के? तो 30 के अंकों की वृद्धि हुई थी। कितने अंकों की? तो 30 अंकों की वृद्धि हुई थी। देखिए, और एक प्रश्न यहाँ से और, इसका तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि 2001 से की तुलना में 2011 में 2001 से लेके 2011 के बीच में जो मतलब जनघनत्व में 57 अंकों की वृद्धि हुई थी। कितने? तो 57 अंकों की वृद्धि हुई थी। क्योंकि पहले 2001 में कितना था? 2001 में था ये आपका कितना जनघनत्व था? ये 325 था। और यही 2011 में कितना हो गया? तो 2011 में होगा 382। तो वृद्धि कितनी की हुई? तो 57 अंकों की वृद्धि हो गई थी। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न आप देखते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोहित मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, जो 2011 के जनगणना के अनुसार देश की जो साक्षरता थी, कुल साक्षरता 73% थी। कितनी थी? 73%, जिसमें महिलाओं की साक्षरता जो थी ये 64% थी। महिलाएं कितने थी? 64%। और पुरुष जो थे 80%। पुरुष कितने थे? 80% थे। और सबसे अधिक जो साक्षरता वाला जो राज्य था ये कौन सा था? ये केरल था, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। लेकिन इसमें देख लेते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। तो इन राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र में साक्षरता कितनी थी? तो ये 80% थी, लगभग 80.3%। 80.3%। वही कर्नाटक में कितना था? तो इसमें था 75.4% था। उसके बाद तमिलनाडु में कितना था? तो ये तमिलनाडु में था 80.1%। और यही हिमाचल में कितना था? तो 82% था। ठीक, तब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ था। तो सबसे ज़्यादा क्या है? 82% जो है हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से हिमाचल के बाद से कौन सा आ जाएगा? उसके बाद से आएगा आपका ये, एक मिनट, हाँ, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र में कितना है? 80.1%। तो 4 के बाद से 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है तमिलनाडु, जहाँ की 4, देखिए उसके बाद दिया है तब जहाँ इसमें कितना था? 80.1%। अच्छा, 4, 1, 3 और बचा 1 ही, तो 4, 2 बचा है, तो 4, 1, 3, 2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न 110 है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता देश के अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता से कम है?
मध्य प्रदेश का, गुजरात का, गोवा का या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता जो थी कितनी थी? 8.6%। कितनी थी? तो 8.6% थी। और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा था? तो मिजोरम था। हालांकि इसमें पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशतता है देश के अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता से कम है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111 कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है? देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग का प्रश्न में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं बस केवल इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65। ठीक, देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं इसको। ये 49 है ना, सभी का वर्ग है और उनसे एक माइनस कर दिया। 7 का वर्ग 49 आएगा और एक माइनस, 5 का वर्ग 4 का 24 जो दिया है, 5 का वर्ग करेंगे एक घटा देंगे, 35 है 6 का वर्ग करेंगे और एक घटा देंगे। लेकिन 65 जो दिया है 8 का वर्ग किया है और एक जोड़ा है इसमें, तो इसलिए डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, यम, यस, डी और यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, डी। ये तीनों से अन्य तीनों से भिन्न है। थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ। देखिए डी जो है भिन्न है क्योंकि इनका जो जितने भी अल्फ़ाबेट है इनको क्रम में रखेंगे तो डी आएगा कितने? 4 पे आ जाएगा। ठीक, यम कितने पे आएगा? 11 पे आ जाएगा। यस कितने पे आता है? तो ये 19 पे आता है। और यू कितने पे आता है? 21 पे आता है। देखिए ये जो डी है सम संख्याओं पे आ रहा है, बाकी जो है ये विषम संख्याओं पे आ रहा है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 113 का है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी की मां है। अरुण इस महिला को किस प्रकार से संबंधित है? देखिए इस प्रश्न को आप लोग रोक के प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आंसर बस बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा चाचा संबंध आंसर हो जाएगा। अरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये चाचा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थात PREMEABILTY शब्द के दूसरे, चौथे और छठे, नौवें अक्षर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का पहला अक्षर होगा? यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर के रूप में यन दें। यदि ऐसे केवल 2 शब्द बन सकते हैं तो डी दें, और यदि ऐसे 2 से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर जेड दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका होगा जेड अर्थात इससे 2 से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं। आप लोग इसको बना के देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरे, चौथे और छठे और नौवें अक्षर से बनाया जाएगा और ये 2 से अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जेड इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग बना के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पर हैं। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो रीता और मोनिका क्रमशः दाएं से 17वें, बाएं से 18वें स्थान पर हैं। पंक्ति में कितने लड़कियां हैं? देखिए ऐसे प्रश्न जो ऑर्डर एंड मतलब रैंकिंग से जो प्रश्न होता है उससे सॉल्व होता है, तो आप लोग इसका सॉल्व कर लीजिएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26। पंक्ति में कुल 26 लड़कियां हैं। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न होता है ऐसे, बस थोड़ा बताने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन इसलिए मैं बता नहीं रहा, जल्दी जल्दी हो जाए। अगला कह रहा है रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा। देखिए और जो इसको सॉल्व करना होता है, देखिए सिंपल से रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, तो ऐसे में मान लिया जाता है ना कि हम खुद ही चल रहे हैं। आप जो अपने मान लेंगे तो बेहद आसान हो जाता है। तो दक्षिण की ओर दिशा कौन सी होती है? तो नीचे की तरफ इंगित किया जाता है। तो कह रहा है कि कितना चला? 25 मीटर चला ये। ठीक, 25 मीटर चला नीचे की तरफ। फिर कह रहा है कि वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, और जो अपनी बाईं ओर मुड़ेगा तो ये उत्तर की दिशा में जाएगा। ठीक,
नहीं उत्तर नहीं, पूर्व की दिशा में जाएगा। तो पूर्व की दिशा में 20 मीटर चला, फिर कह रहा है फिर अपनी बाएं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। अब भी अपनी बाएं ओर मुड़ेगा तो उत्तर की दिशा में जाएगा, ठीक। क्योंकि आप लोग खुद ही मान के चलिए कि हम लोग इधर जा रहे हैं, मतलब पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो हम बाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे। तो आप लोग ऐसे खुद से मान के लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो कह रहा है कि 25 मीटर पुनः चला, तो 25 मीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये उत्तर की तरफ जाएगा। 25 मीटर चला, फिर अपनी दाएं ओर मुड़ा, और दाएं ओर मुड़ेगा तब पुनः किधर जाएगा, तो ये पूरब की तरफ जाएगा। 15 मीटर चला, कितना चला, 15 मीटर। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। तो देखिए ये जो हाइट था ये 15 हो जाएगा, 15 पहले और ये 25, एक मिनट, हम नहीं 25 नहीं था, ये 20 था। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब वो भी पूर्व दिशा में, तो 35 मीटर पूर्व दिशा में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणे हो, गुणे का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ भाग का अर्थ प्लस हो और माइनस का अर्थ भागा हो, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे जितने भी क्रम हैं इन पे रख के सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर बस मैं बता दे रहा हूँ, 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77। आप लोग जैसे जैसे कहा इसे रख के सॉल्व कर लेंगे, बेहद सिंपल होता है, सॉल्व हो जाएगा। 118 का रहा है कि एक पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जब नीचे 4 हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। एक पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, नीचे 4 हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखिए पासे से बहुत एक दो प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार पासे को भी थोड़ा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए पासे को सॉल्व करने के लिए कई तरीके होते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न दिया ना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक कॉमन दे दिया है। किसी भी पासे में जो कोई भी संख्या जो कॉमन हो तो उसको क्या करते हैं ना, ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से क्रम से उसके बाद जितने भी अंक दिए हैं उसको लिख लेते हैं, अर्थात 1 2 3 क्रम से। इसमें क्या दिया है, एक पहले पासे में क्या दिया है, 1 2 3, तो 1 2 3 लिख लेंगे। दूसरे पासे को देखेंगे तो इसको क्या लेंगे, 1 के नीचे 1 लिख देंगे, और क्रम से जो दिया है 6 और 5, तो 6 और 5 लिख देंगे। अर्थात ये देखेंगे कि ये 3 के नीचे 3 का विपरीत कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 2 का विपरीत 6 मिल जाएगा। अब बचा कौन सी संख्या, एक ही बच रहा है 4, तो 4 के विपरीत कौन सा मिलेगा, 1 के नीचे 1 तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही जगह होगा, इसलिए 1 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए 1 का विपरीत पूछा है कि जब नीचे 4 हो तो ऊपर कौन सी अंक संख्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। ये देखिए बेहद ही आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न दिया गया है कि 119 कि दिए गए वेन आरेखों का अध्ययन कीजिए, दिए गए वेन आरेखों का अध्ययन कीजिए। कह रहा है कि मतलब हिस्ट्री में कितने लोग लड़के पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में कितने हैं, साइंस में कितने हैं और मैथमेटिक्स में कितने हैं, मतलब सब गोले में अलग अलग दिया है। तो कह रहा है कि इतिहास और भूगोल दोनों लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। इतिहास और भूगोल जो लिए छात्र हैं कितने छात्र हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिया कि दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। देखिए इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि प्रश्न पूछा ये क्या कि इतिहास और भूगोल लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए जियोग्राफी जो है ये है, ठीक, एक मिनट, जो जियोग्राफी है ये इतना है जियोग्राफी। उसके बाद हिस्ट्री कितना है, तो ये आपका हो गया हिस्ट्री। तो देखिए जो मुझे लग रहा है ना कि ये 18 जो है ये जियोग्राफी में क्या है, नहीं आ रहा है, ठीक। आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा, जियोग्राफी जो है 18 में नहीं आ रहा है। तो इस जियोग्राफी में कौन सा रहा है, और हिस्ट्री में तो ये 12 आ रहा है, ये जियोग्राफी में भी हिस्ट्री में भी है। उसके बाद 13 जा रहा है, 13 भी किस में, हिस्ट्री में भी है और जियोग्राफी में भी है। उसके बाद 20 आ रहा है, जियोग्राफी में भी हिस्ट्री में भी। 18 जो है ना ये जियोग्राफी से क्या है, किनारे हैं, ठीक। लेकिन जो आंसर दिया है हमको लग रहा है कि ये 18 को भी जोड़ दिया है, क्योंकि देखिए 20 कितना हो जाएगा, 20 + 13 और +12, ठीक। 20 और 13 32 हो गया, 13 कितना हो, 45 हो जाएगा। 45 हालांकि आंसर में किसी कहीं भी दिया नहीं दिया है, तो एक मिनट, 45 कहीं भी आंसर में नहीं दिया। और इसी में क्या किया ना, 18 भी जोड़ दें, तो और 18 जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा आपका 63। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका दिया है 63। तो 63 तो हमको लग रहा है ये 18 होगा नहीं, 45 ही होगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, प्रश्न थोड़ा गलत लग रहा है, दिया मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 120 कर रहा है कि क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक समान प्रवेश मानदंड होना चाहिए। कथन जो है हाँ का तर्क दे रहा है कि हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने वाले छात्रों की गुणवत्ता का सुनिश्चित होगा। देखिए पहला जो कथन है ना, ये काफ़ी प्रबल है, और ये दूसरा जो कह रहा है नहीं, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, तो ये दूसरा तो संभव है ही नहीं। देखिए जो दूसरा तर्क दे रहा है कि नहीं ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, तो ये क्या है ना, प्रबल नहीं है। क्यों नहीं भी हो सकता है भाई, सभी कॉलेजों में एक प्रकार से जो सिलेबस हैं उसको गुणवत्ता मतलब वो किया ही जा सकता है, मानदंड जो है प्रवेश लेने के एक समान हो सकता है। तो दूसरा कारण क्या है, दूसरा जो तर्क है प्रबल नहीं है, इसलिए केवल इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक तर्क प्रबल है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1 6 5 4 3 2 और बीच में किया गया 131, 2 2 0 8 6 4 248, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है 5 3 3 1 7 9। तो देखिए एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। देखिए ऐसे प्रश्नों को ये इस साल कैसे किया है, देखिए दिया है बीच में ना 131, क्या दिया है 131, तो ऊपर और नीचे अर्थात क्या किया, ऊपर और नीचे का अंकों को घटा दिया, 6 में 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 बीच में दिया है। और ये क्या ना 2 में से 1 जाएगा तो 1 दे दिया है, फिर इधर 5 में से 4 जाएगा तो 1 दे दिया है। उसी प्रकार ये क्या है, 6 में से 2 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 4 आ गया, फिर 4 में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया 2, और ये 8 में से 0 घटाएगा तो 8 ही आएगा, ये सही हो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद से 9 में से 3 घटाएगा तो कितना आएगा 6 हो जाएगा, फिर 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 में से 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। इसका आंसर होगा 262। अब देखते हैं 262 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 122 कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में बी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। एक तरफ दिया है 5 15 3 6 और बीच में किया दिया है 93, 7 5 6 9 और बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह 18 1 4 और बीच में 50 दिया है। तो इसका सही आंसर कह रहा है। तो देखिए ये किया क्या है ना, 6 और 3 है ना, तो 6 और 3 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 6 और 3 का गुणा कर दिया तो 18 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 15 और 5 का क्या किया, गुणा कर दिया है, 15 5 का गुणा कर देंगे तो 75 75 आ जाएगा। और ये 18 है और ये 15 थे, क्या किया इन लोग को जोड़ दिया, अर्थात 8 5 13 3 हो जाएगा, और 7 1 8 और 1 9 अर्थात 93, जो बीच में आया है 93। क्या किया, पहले दोनों किनारों को, पहले दोनों के ना 6 और 3 को जोड़ गुणा कर दिया है, 5 और 15 का भी गुणा कर दिया, जितना आया उसमें से क्या किया जोड़ दिया। तो इसी अनुसार देखें तो 9 और 6 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा, और उसके बाद 7 5 35, ठीक। तो अब इनका हम देखें कितना आंसर हो जाएगा, ये 7 में 5 के गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा, 9 में 6 गुणा करें 54 हो जाएगा, और इनको जोड़ दें तो 5 4 9 हो जाएगा, और 5 3 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 89। 121 का सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 122 का 89 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ए सी दिया है, ई एच दिया, आई एम दिया है और एम आर दिया है, ठीक। तो ए का क्या होता है, एक मिनट यहाँ पे एक प्रश्न छूट रहा था, एक संख्या कि नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा संख्या पैटर्न के अनुसार गलत है। 5 दिया है, 10 दिया है, 17 दिया है, 24 दिया है या 37 दिया है। तो 5 में कितना प्लस किया तो 10 आया, 5 में प्लस 5 किया है, फिर इसमें प्लस 7 किया है, और 17 में देखिए इसी 17 में हम लोग 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है 26 आ जाता है, ठीक। और 26 में 11 जोड़ देते हैं कितना आ जाता है 37 आ जाता है, अर्थात 5 7 9 और 11 का क्रम जोड़ा है, लेकिन इसमें 24 में क्या कर दिया, ये गलत कर दिया है, इसलिए 24 यहाँ पे नहीं होगा ऑप्शन नंबर इसमें। तो 24 देखते हैं किस में आ है,
तो ऑप्शन नंबर डी में 24 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ACEHIM और MR। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को याद सॉल्व करने से सबसे पहले जितने अल्फ़ाबेट के क्रम होते हैं तुरंत लिख लिया जाता है। तो देखिए ऐसे हम बस थोड़ा सा बता देते हैं। ये क्या है ना, 1 है और इसके बाद दूसरे में दिया ई दिया है, पहला अंक आई दिया है, तीसरे में फिर एम दिया था। देखिए सभी को क्या किया ना, 4 प्लस जोड़ा है, कितना 4। ए में मतलब एक में 4 जोड़ा है तो ई अर्थात 5 आ गया है, फिर इसमें 4 जोड़ा है तो 9 अर्थात आई आ गया है, और यम इसमें भी 4 जोड़ा है तो यम अर्थात 13 आ गया है। ठीक, अब 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 क्या होता है, क्यू होता है। ठीक, और पुनः इसके बाद से इसमें क्या है, सी है। सी कितना होता है, 3 होता है, और एच कितना होता है, 8 होता है। अर्थात इसमें कितना, नीचे की तरफ देखें सी और एच में कितना क्रम दिया, 5 जोड़ा है, 8 हो गया। और यम कितना होता है, 14 होता है, नहीं सॉरी 14 नहीं होता है, 13 होता है। ठीक, 13 होता है तो 8 में से 5 फिर जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर यम जो 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 कितना दिया, आर दिया है, और 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 18 5 कितना होता है, 23 हो जाएगा। और 23 का कितना होता है, डब्लू होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्यू और डब्लू। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। पुनः अब जीएस के प्रश्न आ गए। अब यहाँ से करंट के प्रश्न शुरू होंगे। तो पहला 126 कह रहा है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ किया गया है, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में या पापुआ न्यू गिनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ किया है, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है, केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 127 का बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर 20 के क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 128 का निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक के लिए प्रोजेक्ट परी को शुरुआत की। पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो दे रहा है कि संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की। तो पहला कथन क्या है, सही है। पूछा कौन सही नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। और ये देखिए प्रोजेक्ट परी जो है ना, ये दिल्ली के लिए लॉन्च किया गया है, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, अर्थात दिल्ली को मतलब भव्य और रूप से विकसित करने के लिए। और दूसरा करें, इसका उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में दर्शाकर दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाए। पूछा कौन सही नहीं है, तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो तो 1 नो तो 2। अब अगला प्रश्न देखते 129 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा पर केंद्रित संपूर्णता अभियान शुरू किया। तो पहला कथन क्या है, सही है। सॉरी कह रहा है कौन सा सही है, तो ये दे रहा है महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो पहला कथन ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और सामाजिक विकास, शिक्षा पर केंद्रित संपूर्णता अभियान शुरू नहीं किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीति आयोग। इसको शुरू किसने किया है, तो ये नीति आयोग ने शुरू किया है। ठीक, पूछा कौन सा कथन सही है। और अगला दे रहा है, इस अभियान का उद्देश्य 500 आकांक्षी ब्लॉकों, 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को संतृप्ति करना है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। देखिए दूसरा कथन ही इसका क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। और ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया था, नीति आयोग ने इसको शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं 130, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। प्रश्न संख्या 130, हाल ही में भारत इंग्लैंड के बाद दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। तो देखिए पहला ही कथन गलत है। जितने लोग भी क्रिकेट से संबंधित थोड़ा सा भी जानकारी रखे होंगे
तो आप लोग सभी को पता हो कि 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप था, वो एक तो देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ खेला गया था, तो ये ब्रिज टाउन बारबाडोस के केसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेला गया था। और कह रहा है कि हाल ही में भारत ने इंग्लैंड के बाद दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत जो है ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बाद दूसरी बार T20 कप विश्व कप जीतने वाला पहला नहीं तीसरा देश बन गया है। इसके भारत से पहले भी दो देश इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जो हैं दो बार ये कप जीत चुके हैं, इसलिए ये पहला कथन क्या है, गलत हो जाएगा। पूछा सही कथन पूछा है तो पहला तो होगा नहीं। उसके बाद क्या कर रहा है कि भारत ने कुल मिलाकर 6 आईसीसी ट्रॉफी जीती है, जिसमें 1983 और 2011 का वर्ल्ड कप, 2007 और 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2002 और 2023 का चैंपियन ट्रॉफी कप। तो देखिए जब प्रश्न बना था तो उस समय 6 था, लेकिन वर्तमान में देखेंगे ना तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी था ये भी इंडिया ने ही जीता था। तो जब प्रश्न पूछा तो उस समय केवल 6 था, तो इसलिए केवल बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के पास कुल 7 आईसीसी ट्रॉफी है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है कि कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी के मेहदीगंज मड़ई में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 131। तो ये पहला जो कथन है सही है। पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी के मेहदीगंज मड़ई में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सखी कन्वर्जेंशन कार्यक्रम के तहत 50,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया था। दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 नहीं होगा, ये किसी कृषि सखियों को मतलब 30,000 कितना, तो 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। 30,000, यहाँ 50,000 नहीं होगा, 30,000 होगा, इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। या और अगला कह रहा है कि यहीं से प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी की। तो दोनों ये भी कथन क्या है, सही है। पूछा कौन कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल 2 सही नहीं है, क्योंकि 50,000 नहीं बल्कि 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र दिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय अभिनेता 132 कह रहा है कि भारतीय अभिनेता रणवीर सिंह ने क्राल के लेटेस्ट सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये कथन क्या है, गलत है। देखिए ये जो दूसरा पहला जो कथन है ये गलत है, क्योंकि ये भारतीय अभिनेता रणवीर सिंह ने क्राल लेटेस्ट सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान हासिल किया। तो पहला स्थान ये हासिल नहीं किया, पहला स्थान किया था किसने, विराट कोहली ने। किसने, तो विराट कोहली। ये कंसल्टेंसी फर्म जो होती है, इसके अनुसार कंसल्टेंसी फर्म काल के सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक विराट कोहली को लगभग 1912 करोड़, कितना, तो 1912 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ भारत का सबसे 1900 कितना था, हाँ 1912, ठीक 1912, मतलब इनको भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में जाना गया है। तो दूसरा कथन कर रही है, ये रिपोर्ट भारत के सबसे प्रभावशाली सेलिब्रिटियों को उनके विज्ञापनों और सोशल मीडिया में उपस्थिति से प्राप्त ब्रांड मूल्यों का आकलन करके रैंक प्रदान करती है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। इसलिए इसका पूछा कौन सा सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ब्रांड किसका है, विराट कोहली का है, न कि रणबीर कपूर का, रणबीर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं कि 133 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, कैच द रेन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों ने 100% लक्ष्य पूरा किया है। तो पहला ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि कैच द रेन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिले नहीं बल्कि 5 जिले, कितने, तो 5 जिलों ने 100% लक्ष्य को प्राप्त किया है। और 5 जिलों में कौन से हैं, तो पीलीभीत है, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा शामिल हैं।
दूसरा कह रहा है कि पूछा कौन सही नहीं है, तो ये तो पहला तो ही सही नहीं है, तो ये तो आंसर में होगा ही होगा। और अगला कह रहा है कि इस वर्ष अभियान का यह पाँचवा चरण है जो 2019 से मार्च अप्रैल में से नवंबर तक उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष चलता रहा है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि मतलब ये कब से 2019 से चल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, ये दूसरा जो कथन है ये सही है। इस अभियान को शुरू किया था, यह कथन क्या सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल 1 इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न 134 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। भारतीय रेलवे ने पहली बार विश्व के सबसे ऊंचे आर्च रेल पुल पर ट्रायल रन के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। हालांकि अभी लोग देखे होंगे, काफ़ी न्यूज में था भी ये कि इस पर अब ये जब प्रश्न बना था तो उस पर ट्रायल किया गया था और इस पर हाल ही के दिनों में इसमें वंदे भारत को चलाया गया है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने पहली बार विश्व के सबसे ऊंचे आर्च रेल पुल पर ट्रायल रन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, तो पहला क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचे आर्च रेल पुल जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर बनाया गया है। तो देखिए दूसरा क्या है कथन जो दे रहा है, दूसरा क्या है कथन गलत है, क्योंकि ये झेलम नदी पर नहीं है, क्योंकि ये झेलम पे नहीं है, किस पे है, ये चेनाब नदी पे है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या ना, अब यहाँ से किसी और को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए में भी 2 दिया है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बी में भी 2 दिया है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, डी में क्या दिया सभी, तो सभी तो है नहीं, सभी में 2 भी शामिल है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 3 और जो हम लोग को नहीं पता है फिर भी हम लोग इसको सही कर देंगे, सी। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 135 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया गया था। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा पहला ही कथन क्या है, सही नहीं है, क्योंकि ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 का प्रकाशन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि किया गया है किसके द्वारा, तो ये किया गया है विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से, विश्व आर्थिक मंच के माध्यम से किया गया। पहला कथन क्या है, गलत है। और पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, तो ये ऑप्शन में तो होगा ही। उसके बाद कह रहा है इस सूचकांक में 120 देशों में भारत को 63वां स्थान प्रदान किया गया है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है, क्योंकि भारत का जो स्थान था ये 63वां स्थान ही था। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, केवल 1 इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है 136 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 136 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हाल ही में कर्नाटक के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुष्पक नामक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का पहली बार सफल परीक्षण किया गया है। प्रश्न संख्या 136 पूछा है कौन सा सही है। देखिए जो पहला कह रहा है कि हाल ही में कर्नाटक एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ने पुष्पक नामक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV का पहली बार परीक्षण किया, तो दूसरा पहला कथन क्या है, गलत है, क्योंकि ये इसका जो परीक्षण था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज अर्थात एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में नहीं बल्कि वैमानिकी परीक्षण रेंज में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन, पहला कथन क्या है, गलत है। पुष्पक और दूसरा कथन कह रहा है कि पुष्पक नामक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यानी RLV का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की टीम ने किया था। दूसरा कथन क्या है, सही है। और पूछा कौन मतलब सही ऑप्शन इसमें पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल 2 सही है, पहला क्या था, गलत था, 2 केवल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और देखिए पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान वो होता है ना जो अंतरिक्ष मिशनों के लिए कई बार प्रयोग किया जा सकता है, और इनका ऐसे रॉकेटों का अंतरिक्ष मिशनों के लिए कई बार प्रयोग किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 137 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा।
तो पहला कथन ये क्या है, सही है। विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा, तो ये क्या है, सही है। और इस केंद्र का नाम क्या होगा ना, पता है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर रखा गया है। और ये जो वन है गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज के क्षेत्र में पड़ता है, जो हमारे होम टाउन से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर पे है। ये महाराजगंज जिले में है, 50 हमारे जिले से जो कुशीनगर है, और गोरखपुर से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये गोरखपुर के वन प्रभाग क्षेत्र के कैंपियरगंज के इलाके में आता है ये। और इसका उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने 6 सितंबर 2024 को किया था। 6 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया था। हालांकि अगला मूल प्रश्न पे आते हैं इसका, तो पहला कथन क्या होगा, सही हो जाएगा। पूछा कौन सही नहीं है। अगला कह रहा है कि वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र रखा गया, ये तो पहले हमने बता दिया था। दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न तो 2। अर्थात कोई पूछा कौन सही नहीं है, तो दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 138 कि भारत के कौन से पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी BWF पैरा बैडमिंटन में विश्व रैंकिंग में फ्रांसीसी आइकन लुकास मजूर को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। प्रमोद भगत, सुहास यथिराज, कृष्ण नागर या मनोज सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुहास यथिराज। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में फ्रांस की लुकास माजूर को पछाड़कर दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 139, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की संपीड़ित बायोगैस CBG का 24% उत्पादन करने की क्षमता है। प्रश्न संख्या क्या है, 139। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की संपीड़ित बायोगैस CBG का 24% उत्पादन करने की क्षमता है, तो पहला कथन क्या है, गलत है। पहला कथन क्या है, गलत है। पूछा है कि सही कूट का चयन कीजिए, ठीक। उसके बाद दे रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर मुजफ्फरपुर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़ में फीड स्टॉक की प्रचुर उपलब्धता है, तो दूसरा कथन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल 2। क्योंकि ये जो दिया है, एक मिनट देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत के संपीड़ित बायोगैस CBG का 24% उत्पादन करने की क्षमता तो है, ये तो सही दिया, लेकिन दिया ये नीति आयोग के अनुसार। तो ये नीति आयोग के अनुसार नहीं था ये, बल्कि ये जो रैंकिंग निकाला गया था ये दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट के अनुसार। किसके अनुसार, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक ये नीति आयोग के अनुसार नहीं था, तो पहला कथन क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, पूछा कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। लास्ट प्रश्न है 140। अब देख लेते हैं कि हाल ही में किसे उनके निर्भीक और मुखर लेखन के लिए 2024 के प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया। हाल ही में किसे उनके निर्भीक और मुखर लेखन के लिए 2024 के प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया। माइकल रोसेन, अरुंधति राय, नीलमणि फुकन या दामोदर मौजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय। निर्भीक और मुखर के लेखन के लिए 2024 का प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया, तो अरुंधति राय को दिया गया है। और GS में इतना ही प्रश्न था। इसके बाद से हिंदी के प्रश्न है, तो अगले वीडियो में हम लोग सेट संख्या मतलब प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि उसको भी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही GS का ख़त्म होता है हम हिंदी को एक बार में देख लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।